वेलकम टू लाइंस एकेडमी। आज हम स्टिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, क्लास 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज इट, क्या था ये 10 ईयर पीरियड ऑफ इवेंट्स था, फ्रांस के अंदर हुआ था 1789 से 1799 तक, जिससे काफी सारे वाइड रेंजिंग पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे और सोशल चेंजेस भी हुए थे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी चेंज हुआ था और सोशल हायरार्की में भी चेंज हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा समझना है, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको आपके माइंड में थोड़ी सी स्टोरी बनी रहे। एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, और इसने मॉडर्न वर्ल्ड की पॉलिटिकल फिलोसफी को काफी इन्फ्लुएंस किया था। जो आसपास के जितने भी रीजन्स थे, ठीक है, और वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज थे, वहां तक इसका इफेक्ट पहुंचा था। ठीक है, कैसे पहुंचा था वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो रेवोल्यूशन ने क्या किया था, क्यों हुआ था ये रेवोल्यूशन? वहाँ के जो रूलर्स थे, जो किंग थे, वो बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट पावर यूज कर रहे थे। ठीक है, तो जहाँ पे किंग होता है उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मोनार्की। जहाँ पे किंग का रूल होता है। ठीक है, और रेवोल्यूशन ने एबोलिश कर दिया था। एबोलिश करने का मतलब एंड। ठीक है, यहाँ पे मोनार्की एंड हो गई थी रेवोल्यूशन की वजह से, और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया गया था। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है वहाँ का जो रूलर है वो वहाँ की जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि वहाँ की प्रजा या फिर वहाँ के जो पीपल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो पीपल होंगे उन्होंने अपने रूलर को इलेक्ट किया है। ठीक है, इस रेवोल्यूशन की वजह से। एंड डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ये क्या हो गई थी? एंड हो गई थी। डिक्टेटरशिप मीन्स सिंगल जो पर्सन एक लीडरशिप में आता है, ठीक है, और लीडरशिप में आके रूल करने लग जाता है। ठीक है, विदाउट एनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, जैसे कि मोनार्की में तो क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनता है, बट डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप में स्किल्ड पर्सन, जिसके पास स्किल्स होती हैं, जिसमें टैलेंट होता है, लीडरशिप होती है, ठीक है, वो आगे बढ़ता है और वो डिक्टेटरशिप अपनी शो करता है। डिक्टेटरशिप मीन्स एब्सोल्यूट रूल होता है। ठीक है, बस मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ये डिफरेंस होता है। मोनार्की में पहले से ही वो डायनेस्टी चली आ रही होती है, बट डिक्टेटरशिप में सिंगल पर्सन आके उस चीज को रूल करता है। ठीक है, और वहां पे कंट्री को रूल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्टी क्या हो गई थी? एंड हो गई थी। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका, आगे देखते हैं। ठीक है, ये मैप है 1740 में फ्रांस का। देखो यहाँ पे फ्रांस है। ठीक है, इसके नेबरिंग कंट्रीज देखो, स्पेन हो गया, ठीक है, सेवॉय, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रियन, नीदरलैंड, और यहाँ पे आप देखोगे स्मॉल जर्मन स्टेट्स हैं। तो ये बहुत पहले की बात है। तो आज का मॉडर्न वर्ल्ड का जो मैप है वो डिफरेंट होगा 1740 वाले इस मैप से। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इनकी डायनेस्टी के बारे में। तो डायनेस्टी का नेम था बोर्बन डायनेस्टी। ठीक है, और बोर्बन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनको बोलते थे डेस्पोट्स। डेस्पोट्स का मतलब होता है रूलर्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूलर था इस डायनेस्टी का वो था लुई 14, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 1643 से 1715 तक इन्होंने रूल किया था। एब्सोल्यूट डेस्पोट थे, मींस एब्सोल्यूट पावर थी इनके पास। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मींस सेंट्रलाइज कर देना, सारी की सारी पावर सिंगल हैंड में होना। सिंगल पर्सन कंट्रोलिंग ऑल पावर्स। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मीनिंग क्या होगा? सिंगल पर्सन कंट्रोलिंग ओवर पावर्स। ठीक है, फॉट मैनी वॉर्स। ठीक है, काफी सारे वॉर इन्होंने फाइट किया था। एंड फ्रांस डेट में चला गया था, मीन्स कर्जे में चला गया था। इसका मतलब होता है कर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं। लुई 15 की बात करते हैं, जो लुई 14 के बाद आए थे। लुई 15 1715 से 1774 तक रूल था इनका। ओके, इनके रूल में भी क्या हो गया था? डेट जो पहले से ही था यहाँ पे वो इंक्रीज हो गया था ड्यू टू डिफीट इन 10 ईयर्स वॉर। ठीक है, 10 ईयर्स का वॉर चल रहा था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, और ये वॉर की वजह से क्या हुआ? लेड टू बोथ फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। इसी वॉर की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ और अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये बहुत अच्छा रूलर नहीं था और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फिर आगे आता है लुई 16, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर के लिए पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। ठीक है, लुई 16 1774 से 92 तक, 1792 तक। ठीक है, तो इसका ये इंटेंशन तो बहुत अच्छे थे, ठीक है, बट वो रिफॉर्म्स लेके आ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि बैक ट्रैक हो जाता था अपने डिसीजन से, इजीली स्टैंड नहीं ले पाता था अपने डिसीजन से, बिकॉज उनको जो
हेल्प करते थे डिसीजन मेकिंग में, वो थी उनकी वाइफ जो ऑस्ट्रिया से थी। उनका नाम क्या था? मैरी एंटोइने। ठीक है, बैड एडवाइजर थी वो। और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो हुआ था उसमें फ्रेंच ने हेल्प भी किया था, जिससे फ्रांस में क्या हो गया था, काफी ज्यादा डेट आ गया था। ठीक है, और इसमें फ्रांस का कोई गेन नहीं था, सिर्फ शो ऑफ के लिए। ठीक है, कोई गेन नहीं था फ्रांस का, बस चला गया था वॉर में वो, फ्रांस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है, तो ये था लुई 16 के बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स। ठीक है, आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये लुई 16 और मैरी एंटोइने, इनकी आपके सामने पिक्चर्स हैं। ठीक है, और रिजीम था यहाँ पे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? किंग रूल्ड बाय डिवाइन राइट, डिवाइन राइट से रूल कर रहा था। और किंग सिलेक्टेड, डिवाइन राइट मींस एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, डिवाइन मतलब उसको ये चीज अपने आप बोल सकते हो कि अपने हेरिडिटी में मिला था, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उनको इनहेरिट किया था उन्होंने। ठीक है, इनहेरिट किया था अपने राइट्स को। ठीक है, किंग ने, जैसे कि राजा पहले से उसका जो पिताजी थे उसके राजा थे। ठीक है, उनके जो सन है वो भी क्या बन गए? किंग बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे किंग सेलेक्टेड ऑफिशियल्स बेस्ड ऑन सोशल रैंक नॉट एबिलिटी, एबिलिटी के बेस पे ऑफिशियल सेलेक्ट नहीं होते थे, सिर्फ सोशल रैंक के बेसिस पे, बिकॉज सोशल हायरार्की थी वहाँ पे। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ऑफिशियल्स सेलेक्टेड होते थे। ठीक है, रैंक जो सोशल रैंक होगी उसके बेसिस पे। ठीक है, एबिलिटी के बेसिस पे नहीं होगा कि किसकी क्या एबिलिटी है, उसके बेसिस पे ऑफिशियल्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता था। और स्पीच और प्रेस को सेंसर कर दिया था कि कोई भी किंग के अगेंस्ट कुछ भी बातें ना तो लिख पाएगा ना ही बोल पाएगा। लिख पाना मीन्स जैसे कि प्रेस में, जैसे कि कुछ भी जर्नल्स आएंगे या फिर कुछ भी लोग जो उस टाइम पे पढ़ते थे, जैसे न्यूज़पेपर्स आएंगे, तो उसके अंदर कोई भी किंग के अगेंस्ट नहीं लिख सकेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंसरशिप। जैसे कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में होती है ना सेंसरशिप, कुछ भी ऐसे कुछ सीन्स होते हैं मूवीज के जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, और जो कि कॉन्स्पिरेसी में आ जाते हैं, तो उनको सेंसर करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो दंगे हो जाते हैं फिर। वैसा ही किंग के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। फिर एस्टेट जनरल जो थी, वहाँ की पार्लियामेंट थी जहाँ पे लोग मिलते थे, तो 175 ईयर से कोई भी नहीं मिला था वहाँ पे, कोई असेंबली नहीं हुई थी। अब बात करते हैं हायरार्की की, सोशल हायरार्की। तो फर्स्ट एस्टेट था, ठीक है, जिसमें क्लर्जी, आप देखते हो क्लर्जी होगी इसके अंदर जो चर्च को मैनेज करती थी। ठीक है, उनके नंबर में, वो नंबर में कितने थे? 1 लाख थे। फिर सेकंड स्टेट आता है जिसके अंदर नोबल्स होंगे, जो किंग के ऑफिशियल्स होंगे, वो 4 लाख थे नंबर्स में। ठीक है, फिर थर्ड स्टेट आता है जो कि बुर्जुआ क्लास होगी, लेबरर्स होंगे, आर्टिशियंस होंगे, पीजेंट्स होंगे। ठीक है, इनका नंबर देखो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से कितना ज़्यादा था। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 95% के आसपास ये कॉन्स्टिट्यूट करते थे पॉपुलेशन को। ठीक है, और बुर्जुआ क्लास अगर आप सोच रहे हो क्या है, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास को बुर्जुआ क्लास बोलते हैं। लिखते बुर्जुआइजी हैं बट बोलते हैं बुर्जुआ। ठीक है, फिर सोशल कंडीशंस कैसी थी? थर्ड एस्टेट के ऊपर सारा बर्डन था। देखो यहाँ पे ये थर्ड एस्टेट का जो भी पर्सन है, ये फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को इन्होंने अपने ऊपर बिठाया हुआ है, बस ये शो करने के लिए कि पूरा का पूरा बर्डन थर्ड एस्टेट पे था। ठीक है, जैसे कि देखोगे फर्स्ट एस्टेट वाज exempted फ्रॉम टैक्सेस, मिलिट्री सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड स्टेट ऑन मोस्ट ऑफ द लैंड एंड वाज exempted फ्रॉम टैक्सेस। ठीक है, ये लैंड को ओन कर सकते थे, खरीद सकते थे, और इनको टैक्स वैक्स भी कोई पे नहीं करना पड़ता था। ठीक, थर्ड स्टेट पेड मोस्ट ऑफ द टैक्सेस एंड डिड ऑल द वर्क। इन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जितनी भी सर्विसेज देनी होती थी, जितना भी उनका काम होता था, तो यही स्टेट के लोग करते थे, थर्ड स्टेट के लोग। ठीक है, और वो टैक्स भी सबसे ज्यादा पे करते थे और काम भी सारा वही करते थे। तो इनके साथ क्या हो जाएगा? नाइंसाफी हो जाएगी, है ना। तो डिसकंटेनमेंट आ जाएगा इनके माइंड में। तो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होंगी यहाँ पे? इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फ्रांस हैड बीन ग्रेजुअली ग्रोइंग वर्स। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रही थी? खराब होती जा रही थी वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, सिंस द रेन ऑफ लुई 14, लुई 14 के बारे में हमने देखा था क्या था। उन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, है ना, और एब्सोल्यूट पावर थी उनके हैंड्स में। ठीक है, तो डेट में भी आ गई थी फ्रांस जो कंट्री थी। ठीक है, तो बाय 1787 क्या हुआ? 1787 तक द कंट्री वाज नियर बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी के पास आ गई थी, बिकॉज उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, और हाफ ऑफ द बजट वेंट डेट रिपेमेंट्स। ठीक है, जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ था ना, उनको रीपे करने में उनका हाफ ऑफ द बजट जाता था। ठीक है,
और ये क्यों था? दिस वॉज ड्यू टू एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ स्टाइल ऑफ मोनार्की। जो किंग और उसकी फैमिली थी, उनके जो खर्चे थे, जो उनके लाइफ स्टाइल थी, वो एक्स्ट्रावेजेंट थी। एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स कि फालतू की चीजें करते थे, रॉयल लाइफ जीते थे, ठीक है। फ्रांस डेट में चला गया है, ठीक है, फाइनेंशियल जो है कंडीशन बहुत गंदी हो रखी है, फिर भी वो अपनी लाइफस्टाइल को छोड़ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस। सेकंड, एग्जाम्पशन ऑफ द अपर क्लासेस फ्रॉम टैक्सेशन। अपर क्लासेस मींस यहाँ पे फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड एस्टेट तो टैक्स पे करता ही था, तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जिनको अपर क्लासेस बोला गया है वो टैक्स नहीं पे करते थे, उनको एग्जाम्पशन था इससे, ठीक है, छूट थी। फिर स्पेंडिंग वास्ट अमाउंट ऑन वॉर्स, ठीक है। आपने देखा लुई 14 जो थे, उसके बाद लुई 15 आए, ठीक है। इन्होंने वॉर्स में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था ना। लुई 15 के बारे में हमने देखा था कि 10 ईयर्स वॉर उन्होंने क्या किया था, फाइट किया था, ठीक है। तो जिसमें वो बैंक्रप्सी में आ गए थे, और वही 10 ईयर्स वॉर्स देखा आपने कि जिससे अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुए थे, जिसकी वजह से, ठीक है। तो ये इनका देखो लाइफस्टाइल देखोगे आप अपने सामने कि कैसा लाइफस्टाइल था इनका। तो इकोनॉमिक डिसकंटेनमेंट आ जाएगा। डिसकंटेनमेंट मतलब माइंड के अंदर एक सोचते हैं ना कि यार ये हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंच पॉपुलेशन बिगेन टू ग्रो रैपिडली इन 1700। 1700 में काफ़ी जल्दी ग्रो करने लगी थी इनकी पॉपुलेशन फ्रांस की। वाइल फैमिलीज हैड मोर चिल्ड्रन टू सपोर्ट पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो चिल्ड्रन हैं उनको बियर किया जाता था, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ, हार्डशिप भी काफ़ी उनको फेस करनी पड़ी थी, उनके माइंड में डिसकंटेनमेंट आ गया था, ठीक है। डिसकंटेनमेंट का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि उनके माइंड में एक ऐसी फीलिंग आ जाना कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। प्राइसेस रोज, रोज मीन्स बढ़ गए थे, ये सेकंड फॉर्म है राइस की, ठीक है। तो प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली इन द 1700s वाइल वेजेस रेयरली रोज, ठीक है। मतलब इनकम तो बढ़ी नहीं लोगों की, बट जो गुड्स थे, जो जो भी वो चीज़ें खरीदते थे, ठीक है, कमोडिटीज थी, उनके प्राइसेस ड्रामेटिकली क्या होने लगे, ड्रामेटिकली मतलब तेजी से, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गए, राइज हो गए। फिर सेकंड क्या, हार्श विंटर, ज़्यादा विंटर की वजह से क्या हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, ठीक है, और फूड प्राइसेस भी बढ़ गए, और फेमिन आ गया, ठीक है। फेमिन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाना जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, या कम है खाने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन को फेमिन बोलते हैं, जिसमें लोग फिर मरने भी लगते हैं ड्यू टू हंगर, ओके। फिर नोबल्स एंड क्लर्जी, इन्होंने क्या किया, रेंट्स को भी रेज कर दिया, और फीस ऑफ द लोअर क्लासेस, ठीक है। तो लोअर क्लासेस के ऊपर जो फीस थी और रेंट्स थे उसको बढ़ा दिया, ठीक है, किसने, नोबल्स और क्लर्जी ने। ये भी एक तरह से डिसकंटेनमेंट था उनके माइंड में, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट होएगा यहाँ पे, हाई टैक्सेस थे पीजेंट्स के ऊपर, वो हाई टैक्सेस लेते थे पीजेंट्स से, जिससे काफी सारे राइट्स होने लगे। राइट्स मतलब दंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं दंगा होना, ठीक है। राइट्स राइट्स होने लगे विच वर रूथलेसली सप्रेस्ड। रूथलेसली मतलब बहुत ही बुरे तरीके से, सप्रेस मीन्स दबाया गया, जैसे लाठीचार्ज कर दिया, ठीक है, जो ऑफिशियल्स होंगे किंग के उन्होंने, ठीक है, लाठीचार्ज कर दिया, उनको मारा पीटा, ठीक है, ताकि वो राइट्स ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रेड भी नहीं खरीद पा रहे थे वो, इतना ज्यादा प्राइस बढ़ गया था, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है इनके लिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड एस्टेट का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है देखो। अब यहाँ पे आप देखोगे 58% तो फ्यूडल ड्यूज में जाता था। फ्यूडल ड्यूज मीन्स जैसे कि फ्यूड्स के अंदर वर्क करते थे वो, जैसे जमींदार के अंदर वर्क करते थे, जिनकी लैंड्स होती थी, तो लैंड ओनर्स से जो पैसा वैसा लेते थे, वो कर्जा लेते थे, तो वो 58% रीपेमेंट में जाता था, जो ड्यू रहता था उनका वो वापस पे करते थे ना। तो 50%, 58% ऑफ इनकम तो वहां जाती थी। फिर 24% आप देखोगे यहाँ पे टैक्सेस, ठीक है, जो डिफरेंट टैक्सेस थे उसमें जाता था। इनकी जो पर्सनल इनकम होती थी ना, वो सिर्फ 13% होती थी। इट मीन्स अगर वो 100 रुपीज़ कमाएंगे तो 13 रुपीज़ ही उनके पास बचेंगे अपने खुद के खर्चे के लिए, बाकी सब वो क्या करते थे, उनको ड्यूज होते थे, वो ड्यूज को क्लियर करना होता था, फ्यूडल ड्यूज, ठीक है। फ्यूड्स होते हैं जो लैंडलॉर्ड होते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी लैंड होती है, जिनके अंडर ये जो पीजेंट्स होंगे वो वर्क करेंगे, ठीक है।
और जिसके 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 बदले में उनको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगी, और कभी कभी पैसे भी मिल जाते थे, ठीक है। और 5% टीडीएस भी अदर टाइप ऑफ टैक्स होगा, तो वो पे करते थे ये। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है थर्ड स्टेट का। तो क्यों ना उनको गुस्सा आएगा उनके माइंड में, क्यों ना डिसकंटेनमेंट होगा, ठीक है। तो उनकी पर्सनल इनकम सिर्फ 13 रुपीज की होती थी, इफ वी आर टेकिंग 100% एज 100 रुपीज, ठीक है। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1715 में 23 मिलियन थे, और 1789 में एकदम से 28 मिलियन हो गए, ठीक है। और इससे हुआ क्या, रीजन क्या थे ग्रोथ के यहाँ पे, ग्रेटर फूड प्रोडक्शन हो गया। अब ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा लोग बढ़ेंगे फिर, ठीक है। इंक्रीज प्रोस्पेरिटी, ठीक है, प्रोस्पेरिटी बढ़ने लगी, लोग और ज़्यादा ग्रो करने लगे, ठीक है। और जैसे प्रोस्पेरिटी बढ़ती गई, जैसे जैसे उनके पास फूड आने लगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ने लगी, तो वो और ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करने लगे। और बेटर सैनिटेशन, ठीक है, अच्छे सैनिटेशन भी हो गया था धीरे धीरे आगे चल के। और लैक ऑफ वॉर्स एंड इन्वेजन, ठीक है, और वॉर और इन्वेजन भी कम हो गए थे, ठीक है। लैक मतलब कम होना। अब देखो वॉर में कौन जाते हैं, सोल्जर जाते हैं। अब वॉर होंगे ही नहीं, ठीक है, इन्वेजन्स नहीं होंगे, ठीक है। इन्वेजन मीन्स होता है कि वॉर वॉर नहीं होता है इन्वेजन। इन्वेजन होता है कि आप कहीं पे जाके इन्वेड कर लेते हो, जैसे आप गेम्स वगैरह खेलते हो ना, तो उसमें इन्वेड होता है कि जाके वहां पे उनके ऊपर अटैक कर देना, और वहां से कुछ लूट पाट करके ले आना, ठीक है। अब इनइक्विटी ऑफ द फ्रेंच स्टेट, तीनों स्टेट में क्या इनइक्वालिटी थी वो देखना है। टैक्सेशन फर्स्ट स्टेट को नहीं देना पड़ता था। लैंड यस ओन कर सकते थे फर्स्ट स्टेट वाले लोग, गवर्नमेंट में सर्व करते थे, और मिलिट्री में भी उनको नहीं सर्व करना पड़ता था। इसलिए वो लोग जाते भी नहीं थे घरों से बाहर, ठीक है, अपने घरों में रहते थे, अदर देन वर्क, ठीक है। और काम पे जाते थे, कोर्ट में जाते थे किंग के, ठीक है, और वहां पे जाके अपना काम करते थे, जो भी उनको वर्क असाइन होता था वो अपना करते थे, और वापस घर आ जाते थे। तो मिलिट्री में तो जाना ही नहीं पड़ता था उनको। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेट को भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, ओन कर सकते थे लैंड सेकेंड स्टेट वाले लोग भी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट में भी सर्व कर सकते थे, और यहाँ पे मिलिट्री में भी जाते थे, बिकॉज ये नॉबल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेट वाली कौन थे, फर्स्ट स्टेट वाले क्लर्जी, ठीक है, और सेकेंड स्टेट वाले नॉबल्स, ठीक है। और थर्ड स्टेट की बारी आती है, अब इसमें कौन थे, बुर्जुआ क्लास थी, लेबरर्स थे, पीजेंट्स थे, ये सब लोग होंगे यहाँ पे। तो इनको टैक्स पे करना पड़ता था, यस, हैवी टैक्सेशन था इनके लिए। फिर उसके बाद लैंड भी ओन नहीं कर सकते थे थर्ड स्टेट के लोग, सर्व भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट में, क्योंकि वो उनकी सर्विस करते थे। उनको उनके कपड़े धोना, जो भी काम होते हैं, बार्बर का वर्क जो होता है, ठीक है, ये सब। और मिलिट्री में भी उनको भेजा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया इनइक्वालिटी ऑफ द फ्रेंच स्टेट्स। तो इंटेलेक्चुअल कोच, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको देख के आपने एक बार बुक में से भी रीडिंग करनी है, ओके, ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो जो पॉइंट्स बुक में एक्स्ट्रा होंगे वो पॉइंट्स आपने अच्छे से रीड करने हैं, और अपने पास नोट्स बना लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये चैप्टर यहाँ तक सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और कुछ भी ऐसा डाउट होता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे, एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।